hello to all of you. This is Taranum here with my next video which is डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो 11th क्लास के सिलेबस में भी है और बीकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी है। अगर आप 11th क्लास के व्यूअर्स हैं तो आपके लिए डेप्रिसिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में लेकर आई हूं। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं और आप डेप्रिसिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिमाइंड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इफ यू आर कमिंग ऑन दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर लॉट करा रहे हैं तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स लॉट टू मी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है। जैसा कि आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझने से पहले मैं कुछ आपको बातें याद कराना चाहूंगी कि हमेशा हमें याद रखना है कि डेप्रिसिएशन फिक्स असेट पर चार्ज किया जाता है। अब फिक्स असेट आपको पता है कि क्या होते हैं, आपने प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि असेट्स क्या होते हैं जिसे हम फिक्स असेट और करंट असेट की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो फिक्स असेट वो असेट होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, एक तरीके से बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज करके हम फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स अर्न करते हैं। ठीक है, तो फिक्स असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज किया जाता है क्योंकि जो असेट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए यूज किए जाएंगे उन्हीं के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। तो कभी भी करंट असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन आपको चार्ज नहीं करना है। तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी आपको असेट्स दिए जाएंगे जिन पे आपको चार्ज करने के लिए कहा जाएगा डेप्रिसिएशन, तो वो सारे के सारे फिक्स असेट्स होंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, मशीनरी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, ठीक है, इस तरीके के आपके चैप्टर में होंगे जो कि फिक्स असेट होते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि अब फिक्स असेट भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल और एक होते हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल फिक्स असेट वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। तो जो ये डेप्रिसिएशन चैप्टर है वो टेंजिबल फिक्स असेट पर चार्ज किया जाएगा। अब दूसरे टाइप के असेट होते हैं इनटेंजिबल असेट। तो इनटेंजिबल असेट क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते, हम उन्हें टच भी नहीं कर सकते, तो उन पे डेप्रिसिएशन आप चार्ज नहीं करते, तो उनकी वैल्यू फिर भी डाउन होती है क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स असेट की वैल्यू डाउन होना किसी भी रीजन की वजह से। वो हम आगे जानेंगे कि वो कौन से रीजन होते हैं जिनकी वजह से उनकी वैल्यू डाउन होती है। तो जब जो फिक्स असेट और टेंजिबल असेट होते हैं उनकी वैल्यू डाउन होती है तो उनपे आप इजीली डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। लेकिन जो इनटेंजिबल असेट्स होते हैं, इनटेंजिबल फिक्स असेट्स होते हैं, क्योंकि वो दिखाई तो नहीं देते तो हम उनके कॉजेस को नहीं जान सकते, लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है वो डाउन होती है, तो उसे हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो फिलहाल हम इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ेंगे कि अमोर्टाइजेशन किस तरीके से होता है, हम यही जानेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन का मीनिंग ही यही है कि फिक्स टेंजिबल असेट की वैल्यू में कमी आना, शॉर्टेज होना। अब वो किसी भी वजह से हो सकती है, लेकिन हमें याद रखना है कि ये जो चेंज इसके अंदर आएंगे, यानी कि इसकी जो वैल्यू डाउन होगी वो ग्रेजुअल होगी, धीरे धीरे होगी। आप अचानक से सडनली नहीं कर सकते डेप्रिसिएशन को चार्ज। ठीक है, तो इसकी मीनिंग ये है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स असेट। आपको याद रखना है कि ये असेट्स फिक्स होनी चाहिए और दूसरा टेंजिबल होनी चाहिए। तो जब भी फिक्स असेट की वैल्यू किसी भी रीजन की वजह से फॉल होती है तो उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब किसी भी फिक्स असेट की वैल्यू जब डाउन होती है तो उसके कई सारे रीजन होते हैं। तो इसके बेसिक कुछ 4 रीजंस हैं जो मैंने यहाँ पे समझाए हैं। देख, तो पहला है इट्स यूजेस, कांस्टेंट यूज ऑफ असेट। जब भी आप कोई फिक्स असेट अपनी बिजनेस में लेकर आते हो और उसको लगातार कॉन्स्टेंटली यूज करते रहते हो तो उसकी वैल्यू डाउन हो ही जाती है। जैसे इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे आप कोई स्मार्टफोन खरीदते हो तो आज उसकी वैल्यू जो भी हो, जैसे मान लेते हैं 10,000, अगर आप उसको 1 साल तक यूज करते रहते हो तो वो वैसे भी आपको पुराना नजर आएगा क्योंकि आप उसे बार बार यूज कर रहे हो। और अगर आप उसे 1 साल बाद बेचने जाते हो तो जितने में आपने उसे खरीदा था, यानी कि 10,000 में खरीदा था, लेकिन आप उसे 1 साल बाद यूज करने के बाद जब आप उसे बेचने जाओगे तो वो 10,000 में नहीं बिकेगा। तो जो इसकी वैल्यू डाउन हुई, मान लेते हैं कि वो अब 8,000 का बिकेगा, तो जो इसकी 2,000 की वैल्यू डाउन हुई वो इसके यूजेस की वजह से डाउन हुई। इसीलिए हम उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब फिक्स असेट की वैल्यू डाउन होती है तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू
डाउन हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो पहला रीजन यही होता है कि जब आप किसी भी फिक्स असेट को कॉन्स्टेंटली यूज करते रहते हो तो उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू डाउन हो जाती है। तो ये पहला रीजन है डेप्रिसिएशन का। दूसरा रीजन है एफ्लक्स ऑफ टाइम। कोई भी फिक्स असेट जब टाइम बीत जाता है, जैसे आप उसे काफी टाइम से यूज करते आ रहे हो, टाइम धीरे धीरे बीत रहा है, तो उसकी वजह से भी उसकी ओरिजिनल वैल्यू डाउन हो ही जाती है। जैसे कि आपको मैंने सेम एग्जांपल दिया फोन का ही, जिस तरीके का एग्जांपल दिया, तो उसमें हमने समझा था कि जितना ज्यादा आप यूज करोगे, जैसे 1 साल आपने यूज किया तो आपको 2000 वैल्यू कम मिल रही है। अगर आप वही उसको 4-5 साल यूज करोगे तो उसकी वैल्यू और ज्यादा डाउन होते जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं एफ्लक्स ऑफ टाइम। टाइम के बीत जाने की वजह से भी फिक्स असेट की वैल्यू डाउन हो जाती है। जैसे इसे बेटर समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मान लेते हैं कि आपने कोई नई चेयर खरीदी है, हालांकि आपने उसे यूज नहीं किया, लेकिन आपने उसे काफी लंबे टाइम तक अपने पास रखा और अब आप इंटरेस्टेड है उसे बेचने में। तो अगर आपने वो जो भी चेयर खरीदी थी, जितने की वैल्यू में आपने उसे खरीदा था, चाहे आपने उसको यूज किया हो या ना किया हो, लेकिन वो लंबे टाइम तक आपके पास रहा है और उसके बाद आप उसे बेचने जा रहे हो तो वो सेम वैल्यू में नहीं बिकेगा। ये तो आपने भी देखा होगा कि जो चीज आपने आज की डेट में खरीदा है, अगर आप उसे 2-3 दिन बाद भी बेचने जा रहे हो तो भी उसकी कोई ना कोई वैल्यू डाउन हो ही जाएगी। तो इसे कहते हैं एफ्लक्स ऑफ टाइम, यानी टाइम के बीत जाने की वजह से भी हमारे फिक्स असेट की वैल्यू डाउन हो जाती है, वो भी एक डेप्रिसिएशन का कॉज है। ठीक है। थर्ड वन है ड्यू टू ऑब्सोलेंस। ड्यू टू ऑब्सोलेंस का मतलब यहां पर यह है कि जैसे मान लेते हैं कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब क्योंकि इस चैप्टर में हम ज्यादातर मशीनों की बात करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे, ठीक है, फिक्स असेट की बात करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से हमें अपनी ओल्ड मशीन को चेंज करना पड़ेगा ही। क्योंकि आपको ये पता है ना, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि फोन आपके लिए काफी फैमिलियर है, हर कोई यूज करता है, तो फोन के एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे पहले क्या होता था कि कीपैड वाले फोन ज्यादा यूज किए जाते थे। आजकल जो जमाना है वो हमारे टच स्क्रीन वाला है, एंड्रॉइड फोन का है। तो अगर कीपैड के सामने आप नई टेक्नोलॉजी वाला एंड्रॉइड टच स्क्रीन वाला फोन लेकर आते हो तो कीपैड की डिमांड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी? कम तो हो ही जाएगी। आपको पता है कि आजकल कीपैड वाले फोन कोई भी पसंद नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि टच स्क्रीन में हमें एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है जो कीपैड से भी ज्यादा हमें अच्छी लगती है, जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी देता है। ठीक है, तो इसी वजह से मशीन के केस में भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन आती है तो ओल्ड वन को, चाहे वो सही भी चल रही हो, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से ओल्ड वन को रिप्लेस करना ही पड़ता है। तो इसे भी हम कहते हैं एक कॉज है जो असेट की वैल्यू को डाउन कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे ड्यू टू ऑब्सोलेंस। न्यू टेक्निक आने की वजह से ओल्ड वन को चेंज करना, ऑब्सोलेंस। फिर है एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो हमें पता ही है कि अगर मान लेते हैं कि हम मशीन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें किसी तरीके की टूट फूट हो जाती है, आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, चोरी हो जाती है, कुछ भी, ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो ग्रेजुअली तो नहीं होती है। ग्रेजुअली मीन्स कि ये धीरे धीरे तो नहीं होगी, ये तो सडनली हो जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी उस केस में हमें क्या करना है, उसकी वजह से हमारी असेट की वैल्यू डाउन कहलाती ही है। ठीक है, तो ये भी एक एक्सीडेंट हो जाना। अब वो एक्सीडेंट बड़ा होगा, छोटा होगा, उसका नेचर तो हमें नहीं पता है, वो किसी तरीके का भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं मशीन का कोई पार्ट टूट गया तो असेट की वैल्यू डाउन हो ही जाएगी, फिर हमें उसे क्या करना पड़ेगा, इन फ्यूचर आके रिप्लेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सीडेंट की वजह से भी हमारे असेट की वैल्यू डाउन हो जाती है। तो ये कुछ 4 कॉजेज हैं जो आपके चैप्टर में आपको गिवन होंगे, जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है और जिनकी वजह से हमारे फिक्स टेंजिबल असेट की वैल्यू डाउन हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है आपको इस चैप्टर में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे उन्हें करने के लिए कुछ बातें माइंड में रखनी होगी, यानी कि याद रखनी होगी, क्योंकि अगर ये बातें आप याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये लिखा है, इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन विद द वर्ड पर एनम। जैसे आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा। जैसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है ना,
15% पर एनम। जब आप चैप्टर में आगे क्वेश्चंस करेंगे या फिर मैं आगे वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें एक वर्ड यूज होता है @15% पर एनम। तो वही है कि कुछ क्वेश्चन में पर एनम गिवन होता है और कुछ क्वेश्चन में पर एनम गिवन नहीं होता। तो तब क्या करें, अगर गिवन है तो क्या करें, अगर गिवन नहीं है तब क्या करें। ठीक है, तो पहला केस है कि द डेट ऑफ एक्विजिशन इज गिवन, जैसे कि कब आपने उस असेट को एक्वायर किया है। आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर में डेट को हमेशा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि उसी डेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका डेप्रिसिएशन कितने मंथ के लिए चार्ज होगा। क्योंकि अगर आप उसे पूरे साल यूज कर रहे हो तो साल के अकॉर्डिंग आपको डेप्रिसिएशन लगाना होगा, लेकिन पूरे ईयर में कुछ मंथ्स ही आपने उस असेट को यूज किया है तो मंथ्स के अकॉर्डिंग आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में एक्विजिशन का डेट गिवन हो तो डेप्रिसिएशन बी चार्ज ओनली फॉर द पीरियड फॉर विच द असेट इज हेल्ड। अब ये कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन उसी डेट से चार्ज करनी होगी जिस डेट पर आपने उसे एक्वायर किया था। जैसे मान लेते हैं कि आप जब डेप्रिसिएशन कोई भी असेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो उसमें ये है, ऐसा मान लेते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा इससे। जैसे आपने कोई मशीनरी परचेज करी 1 जनवरी 2020 को मान लेते हैं, ठीक है, और आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो वो 31 मार्च 2020 को चार्ज करते हो। वो क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा कि आप बुक को क्लोज कब करते हो। तो इसमें मैं फिर से कह रही हूँ कि आपको डेट को इंपॉर्टेंस देनी है। ये आपकी एक्वायरिंग की डेट है कि आपने कब असेट खरीदा, और ये आपकी क्लोजिंग की डेट है कि आप आपकी डेप्रिसिएशन को कब चार्ज करते हो, यानी अपने बुक्स को कब क्लोज करते हो 31 मार्च। तो अगर आपको एक्वायरिंग की डेट गिवन है और आपको क्लोजिंग डेट पता है तो इसके बीच में आपने कितने मंथ कवर किए उसके अकॉर्डिंग आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। जैसे आप जनवरी से लेकर मार्च तक, जैन फेब मार्च 3 मंथ्स कंप्लीट करते हो तो 3 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये चीज कहा गया है, ठीक है, ओनली 3 मंथ्स के लिए। अब 3 मंथ्स कैसे, तो 3/12। ओके, नेक्स्ट है द डेट ऑफ एक्विजिशन इज नॉट गिवन। कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसमें एक्विजिशन की डेट गिवन नहीं होगी, तो उस केस में क्या करें। अगर डेट गिवन होता है तो मंथ्स के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेट गिवन नहीं है तो क्या करें, तो उस केस में क्या करना है, डेप्रिसिएशन बी चार्ज फॉर द फुल ईयर एंड अ नोट एक्सप्लेनिंग इट बी गिवन। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको एक्विजिशन का डेट गिवन नहीं है तो आपको पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फिर मंथ्स के अकॉर्डिंग आपको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे साल के लिए चार्ज करो। और आपने जो फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन किया है उसके नीचे नोट लिख दो कि हमने इसको ऐसा समझा है कि पूरे साल यूज किया गया है, ठीक है, और फिर उसके बाद पूरे साल के लिए आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे। अब ये चार्जिंग किस तरीके से की जाएगी इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो आपको बेटर समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि अगर पर एनम गिवन है, डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन है, तो जिस डेट पे आपने एक्वायर किया और जो आपकी क्लोजिंग डेट है तब तक का मंथ्स काउंट कर लो, उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि एक्वायरिंग की डेट क्या है तो आप क्या करो, पूरे साल के लिए ही डेप्रिसिएशन चार्ज करो। नेक्स्ट है इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम। अब जैसे आपकी बुक में कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो गिवन होगा बट उसके साथ पर एनम नहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में पर एनम लिखा हुआ होना जरूरी है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो रेट है ये पूरे साल के लिए, एक एनम कंप्लीट होने के लिए है, ठीक है। अगर पर एनम गिवन नहीं है तो उस केस में क्या करें, जैसे आपको रेट तो गिवन है बट पर एनम उसके साथ नहीं लिखा है तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज फॉर द फुल ईयर। तो आप ऐसा अज्यूम करोगे कि डेप्रिसिएशन हम फुल ईयर के लिए चार्ज कर रहे हैं। जैसे 15% लिखा है तो पूरे साल के लिए 15%, ठीक है।
तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें रेट या पर एनम इस तरीके की या फिर डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन नहीं होता, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस केस में हम क्या करें। तो इसलिए मैंने कोशिश करी है कि आपको समझाऊं कि उस केस में हम क्या करते हैं। ठीक है, ये बातें आप याद रखोगे तो आपसे मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अब देखो इस चैप्टर में ना कई बार हम एक वर्ड सुनेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू होती क्या है? ठीक है, तो बुक वैल्यू कैसे निकलती है? ओरिजिनल वैल्यू माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट। जैसे जब भी आप इस चैप्टर के अंदर कोई भी फिक्स सेट सेल करोगे तो सेल करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि उस डेट पर उसकी बुक वैल्यू क्या है। ठीक है, फिर से आ गया ये बुक वैल्यू क्या है। तो बुक वैल्यू का मतलब ये है कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, यानी कि जिस रेट पे आपने उसे कभी खरीदा था और अब तक उसके ऊपर जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो जितना भी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया उसे उसकी ओरिजिनल वैल्यू में से डिडक्ट कर दो, माइनस कर दो, और उसके बाद जो वैल्यू निकल कर आ रही है उसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू। अब जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लेते हैं कि कोई हमारी 10,000 की फिक्स एसेट थी और अब तक कि हमने उस पे 3,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू हो गई और ये इस पे लगा हुआ डेप्रिसिएशन हो गया। तो अब जो ये 7,000 का बचेगा ये इसका कहलाएगा बुक वैल्यू। तो ये आपकी हो गई बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू के लिए हमेशा याद रखना ओरिजिनल वैल्यू में से हमें डेप्रिसिएशन को हटाकर तब बुक वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट है, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन की जो बात की जा रही है, तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के कई सारे मेथड होते हैं। ठीक है, 5 या 6 मेथड होते हैं, लेकिन 11th क्लास में और बीकॉम के फर्स्ट ईयर में सिर्फ हम 2 ही मेथड यूज करते हैं, तो बाकी मेथड को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। तो जो हमें पढ़ना है हम उसी पर फोकस करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 तरीके के मेथड की बात करेंगे। एक होता है हमारा कौन सा, स्ट्रेट लाइन मेथड, और सेकंड वन होता है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है और रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है वो मैं आपको अभी समझाऊंगी। उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर ना स्ट्रेट लाइन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन में ही कई तरीके के नाम गिवन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस मेथड के लिए नाम दिया गया, क्योंकि हर क्वेश्चन में ना डिफरेंट नाम यूज हो सकते हैं। तो हमें पता लगाना है कि कौन सा स्ट्रेट लाइन के अंदर आएगा और कौन सा रिटन डाउन वैल्यू के अंदर आएगा। तो इसके कुछ 3 नाम गिवन है। जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि चाहे आप कितने भी सालों का डेप्रिसिएशन चार्ज करो, हर बार ओरिजिनल वैल्यू पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि हर साल सेम इंस्टॉलमेंट से ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। हर साल का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा वो सेम रहेगा, तो इसलिए इसे हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये तीनों नाम यूज होते हैं तो उनका मेथड इसी की तरह होगा, डिफरेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होती है ना, इसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। यानी कि जैसे जो आपके फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, नेक्स्ट ईयर में वही सेम अमाउंट चार्ज नहीं होगा, डिफरेंट होगा, वो इसलिए वो कहलाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यानी कि फर्स्ट ईयर में जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा उससे लेस करने के बाद अब जो बुक वैल्यू बच रही है उस पे हम नया डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू मेथड में क्या होता है ना कि जो एक बार आपने चार्ज कर दिया वही हर साल चार्ज होगा, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा नहीं होता। एक साल चार्ज करने के बाद अब जो आपकी बुक वैल्यू बच रही है उस पे आपको नया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा और ये हर साल ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसका बैलेंस डिमिनिश हो जाता है। ठीक है, और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, जैसे यहाँ पे था ना फिक्स इंस्टॉलमेंट, हर बार सेम अमाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, लेकिन
रिटन डाउन वैल्यू मेथड को हमने एक और नाम दिया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दैट मीन कि हर बार जो इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो रिड्यूस होता जाता है। अब वो कैसे होता है उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, जैसे कि एक ही क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। एक बार हम यूज करेंगे SLM और एक बार WDV। SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब मान लेते हैं कि हमारी कोई 1000 रुपीज की फिक्स सेट है जिसपे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द रेट 10%। 10% मैं इसलिए ले रही हूं क्योंकि 10% चार्ज करना इजी रहेगा। जो फिगर्स आएंगे वो पॉइंट्स में नहीं आएंगे, तो ये हमारे लिए ज्यादा इजी है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में हम यहाँ पे 2 सालों का डेप्रिसिएशन चार्ज करके मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो फर्स्ट ईयर में अगर मैं 1000 का डेप्रिसिएशन 10% के अकॉर्डिंग चार्ज करती हूँ तो ये 10% पर एनम है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है 100 क्योंकि 1000 का 10% होता है 100, तो ये चार्ज हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1000 का 10% हो गया 100। अब चार्ज कर देते हैं, तो फर्स्ट ईयर के लिए जो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो 100 हुआ। अब आपका बैलेंस बचता है 900 और यहाँ पे भी आपका बैलेंस बचता है 900। अब क्या करेंगे कि SLM में क्या होता है कि जो आपने एक बार चार्ज कर दिया वही आपका हर साल चलेगा, तो नेक्स्ट ईयर में भी इसका 100 ही फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं इसे क्या, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। देख रहे हो आप, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100। ठीक है, क्योंकि हम ओरिजिनल वैल्यू पर ही जो एक बार चार्ज कर देते हैं वही हर बार चलता है, तो इसीलिए हम इसे ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। तो अब आपकी एसेट की वैल्यू बची 800। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन रहेगा अमाउंट वो हमेशा सेम रहेगा। अगर आप इसे आगे भी कंटिन्यू करते हो तो तब भी आपका डेप्रिसिएशन 100 ही रहेगा। अब बात आ जाती है रिटर्न डाउन वैल्यू की। रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है, रिड्यूस होता है। आपने यहाँ पे 100 चार्ज किया था फर्स्ट ईयर के लिए, तो आपकी वैल्यू बची 900। अब जब आप नेक्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो वो ओरिजिनल वैल्यू पर ना करके जो यहाँ बुक वैल्यू आई है उसके ऊपर चार्ज करोगे। तो 900 का 10% होता है 90। ठीक है, तो हमेशा याद रखना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में बुक वैल्यू के ऊपर चार्ज किया जाता है डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर नहीं किया जाता। अब 900 में चार्ज किया आपने 90, तो अब आपकी वैल्यू बच रही है 810। और इसके आगे भी अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो 810 का 10% होगा 81। तो आप देख रहे हो ना कि इसका पहले डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में था 100, सेकेंड ईयर में हो गया 90 और फिर हो गया 81। इसीलिए इसे नाम दिया गया है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि इसका जो बैलेंस होता है ना वो क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है। जो भी रिड्यूस बैलेंस आएगा उसके ऊपर आप चार्ज कर दोगे नया डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से आपका SLM और WDV दोनों मेथड डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपको समझाना चाहती थी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन को करने के लिए आप कौन से की पॉइंट्स को याद रखोगे, इसके मेथड किस तरीके के होते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ जिसे हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ना कई सारी ऐसे नाम यूज किए जाएंगे, जैसे कि नाम यूज किया जाएगा स्क्रैप वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर एक और वर्ड यूज होता है रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू। अब ये होती क्या है, ठीक है, जैसे कोई भी फिक्स असेट जिसका हम टाइम पीरियड एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि फिक्स असेट के लिए हमें नहीं पता होता कि वो कितने सालों तक चल पाएगी, लेकिन फिर भी हम उसकी एक वैल्यू एस्टिमेट करते हैं कि वो इतने सालों तक चलेगी। जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई मशीनरी खरीदी है जिसे हम सोच के चल रहे हैं कि 10 साल तक तो अच्छा आउटपुट देगी। ठीक है, तो इसकी हमने एस्टिमेट लाइफ पीरियड कितना डिसाइड कर लिया, 10 ईयर। अब उसके बाद क्या होगा, 10 साल बाद अगर वो मशीन खराब हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ना कि अब ये काम करना बंद हो गई है, तो इसे कबाड़े के भाव में हम बेच देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसे बेचने से हमारे 5000 रुपए रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, जब भी कोई असेट आपकी काम करना बंद कर देती है तो आप उसे क्या करते हो, बेच देते हो।
ठीक है, क्योंकि वो काम करना बंद कर दिया तो उसे कबाड़े के भाव में आपने बेच दिया, तो उससे कुछ ना कुछ वैल्यू आपको रिकवर होती है, उसी को हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू या फिर रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो चार्ज करने से पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो उसमें जो भी आपकी स्क्रैप वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू होती है उसको लेस करना पड़ता है, क्योंकि ये वो वैल्यू है जो आपको एंड में रिकवर हो जाएगी, तो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। अब ये जो बात मैं बोल रही हूँ इसी को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी डेप्रिसिएशन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है कि कितने अमाउंट का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट होता है ये कि देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें जब भी हम क्या बोलते हैं कोई असेट एक्वायर कर रहे हैं या कोई असेट हमने परचेज किया है इन कैश, ठीक है, क्रेडिट वाले के लिए तो हम वैसे भी नहीं बनाएंगे, हम यहाँ बात करेंगे इन कैश की कि जो भी आपने फिक्स असेट इन कैश खरीदा है उसकी बात करेंगे। तो असेट को इंस्टॉल करने में जितने भी खर्चे आएंगे और सेम डेट को, जैसे आप कोई असेट परचेज करते हो और उसे एक्वायर करने के लिए आप उसे वन प्लेस से आपके प्लेस पर लेकर आते हो, तो उसके लिए आपने जितना भी कैरेज का खर्चा किया होगा या उसे इंस्टॉल करने में जो भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा उस पर्टिकुलर असेट के अंदर ऐड हो जाएगा। उस खर्चे को हम अलग से शो नहीं करेंगे, बल्कि वो आपकी असेट की वैल्यू के अंदर ही एड अप हो जाएगा। जैसे मैं बात करती हूँ कि आपने कोई मशीनरी खरीदी है 1 लाख की और 10,000 उसके इंस्टॉलेशन पे आपने खर्च कर दिया है, तो अब आपकी मशीनरी की वैल्यू हो गई है 1,10,000। तो आपको 10,000 को अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, और जो आपकी 1,10,000 की मशीनरी बनी है तो 1,10,000 के ऊपर ही आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। लेकिन उसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है या फिर जो उसकी कैरेज का खर्चा है वो सेम डेट पर ही होना चाहिए। अगर वो किसी अदर डेट पर होता है, जैसे हम 4 महीने बाद की बात कर रहे हैं, तो वो मशीनरी की वैल्यू में एड अप नहीं होगा। तो अगर सेम डेट को ही वो सारे आपने खर्चे किए हैं तो वो उसी मशीनरी की वैल्यू में एड अप करके देन आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो ये था मेरी वीडियो जो बात करती है इस चीज के बारे में कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जिसकी हेल्प से आप डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो उनको भी हेल्प कर सके डेप्रिसिएशन के चैप्टर को समझने के लिए। तो आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको किसी भी तरीके की डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।